जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने पादप हार्मोन से संबंधित क्वेश्चन किए थे और पादप श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम दोस्तों पौधे के जनन के बारे में या रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में जानेंगे कि पौधे जनन कैसे करते हैं, पौधे जनन कैसे करते हैं और वो अपनी अन्य प्रकार के पौधे को कैसे जनन करते हैं तथा अपनी पीढ़ी को आगे कैसे वो बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों थोड़ा बहुत कंसेप्ट को देखेंगे, उसके बाद सीधा हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि फूलों में जो हमारा होता है वो कैसे होता है, फूलों में प्रजनन या तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये जो फूल लिया गया है वो मुख्य रूप से क्या होता है, जो गुड़हल का फूल होता है उसको लिया गया है, उसको लिया गया है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये फूल हमारा जो दिया गया है ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा वर्तिका कहलाता है, जो मादा जनन अंग है। क्या है, मादा जनन अंग है। तो इसके अंदर में दोस्तों जो ये ऊपर क्या है, ये हमारा वर्तिकाग्र या तो स्टिग्मा कहलाता है, और ये नीचे जो इस प्रकार सीधा जा रहा है वो क्या कहलाता है, वर्तिका कहलाता है या तो स्टाइल कहलाता है, या तो स्टाइल कहलाता है। और बीच में ये जो हमारा होता है वो क्या होता है, अंडाशय होता है। बीच में क्या होता है, अंडाशय या तो ओवरी होता है, अंडाशय या तो ओवरी होता है। तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ ये वाला, यहाँ पे देखिए अस्टिग्मा, अस्टिग्मा जिसे हम क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। और ये हमारा क्या है दोस्तों, स्टाइल, स्टाइल को क्या बोलते हैं, वर्तिका। स्टाइल का मतलब क्या होता है, वर्तिका, क्या होता है, वर्तिका। और एक हमारा क्या हो गया, ओवरी यानी कि अंडाशय। क्या होता है, ओवरी, ओवरी मतलब क्या होता है, अंडाशय। क्या होता है, अंडाशय। तो ये तीनों जो हमारा होता है इसे क्या कहा जाता है, मदन सॉरी मादा जनन अंग। क्या कहा जाता है, मादा जनन अंग या तो स्त्री केसर कहा जाता है, स्त्री केसर, या तो इसे इंग्लिश में पिस्टिल के नाम से जाना जाता है, पिस्टिल। ये क्या है, इस स्त्री केसर है। और ये हमारा दोस्तों अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, एंथर। एंथर को क्या कहा जाता है, परागकोश या तो पराग कण कहा जाता है, सॉरी परागकोश कहा जाता है। परागकोश मतलब दोस्तों जो मेल युग्मक होता है, क्या होता है, मेल युग्मक होता है, यानी कि नर जननांग, नर जननांग होता है वो, उसको क्या कहते हैं, परागकोश। और इसमें दोस्तों जो छोटे छोटे पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, परागकण कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, परागकण कहलाते हैं, परागकण। ये परागकण कहलाते हैं। और जहां पे ये रहता है परागकण वो क्या कहलाता है, परागकोश, परागकोश कहलाता है। क्या कहलाता है, परागकोश। और वो ये जो डंटी अंदर की ओर जाता है, यानी कि जो डंटी के रूप में ये जाता है वो क्या कहलाता है, तंतु कहलाता है या तो फिलामेंट कहलाता है। और ये हमारा दोनों क्या है दोस्तों, परागकोश तंतु और परागकण। ये क्या होता है, पुंकेसर, यानी कि नर जननांग के अंतर्गत में ये आता है, नर जननांग के अंतर्गत में आता है। और ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, पंखुड़ियां। तो पंखुड़ियां जो हमारा होता है वो रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन या तो जन्म में भाग नहीं लेता है, भाग नहीं लेता है। तो देखिए दोस्तों अब हमारा जो होता है फूल में जननांग होता कैसे है, जननांग यानी कि जनन कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अस्टिग्मा हो गया जिसे हम क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। तो ये मादा जननांग अंग है, और ये हमारा क्या है, ये मादा जननांग हो गया। और ये पुरुष जनन अंग हो गया यानी कि मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गेन, और ये फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गेन हो गया। तो जब यहाँ से ये परागकण, जो परागकण होता है इस परागकोश से निकल करके कहाँ जाता है, इसमें जाता है। क्या होता है, इसमें जाता है। और यहाँ से जो एग होगा, यहाँ से क्या होगा, ये परागकण इस स्टाइल के थ्रू से, यानी कि वर्तिका के थ्रू से क्या होता है, अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। और ओवरी में हम क्या जानते हैं, ओवरी में ऑलरेडी वहां पे अंडाणु होंगे और एग होंगे। तो ये परागकण जब उससे क्या मिलेगा, जाके मिलेगा, क्या मिलेगा, इस यानी कि यहाँ पे मिलेगा, अंडाशय में मिलेगा। तो अंडाशय में मिलने के बाद यानी कि वहां पे उसका जनन संपक, जनन संपन्न हो पाएगा, जनन होगा, क्या होगा, संपन्न होगा। और वो धीरे धीरे क्या होगा, बीज में रूपांतरित होगा, और वही क्या होगा, फल बनेगा। क्या होगा, फल बनेगा। तो फल जब बनना शुरू हो जाता है दोस्तों, तो अधिकतर पौधे या फूलों में क्या होता है, अधिकतर फूलों में क्या होता है, ये पंखुड़ियां सिर्फ रहता है, ओ सॉरी, ये जो पंखुड़ियां फूल का होता है वो झड़ जाता है। और ये बाहर का जो बाह्य दल होता है वो फलों का बाहरी का आवरण बन जाता है। क्या बन जाता है, फलों का आवरण बन जाता है। और बाकी का ये सारी चीजें क्या होता है, झड़ जाता है।
क्या होता है, झड़ जाता है। तो इस प्रकार से फूलों में क्या होता है, परागकण हो सकता है। तो दोस्तों जब एक ही फूल में नर जनांग और मादा जनांग हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। और जब जैसे कि एक फूल में हमारा क्या है, नर जनांग हो गया और दूसरे फूल में क्या हो गया, मादा जनांग हो गया, जनांग हो गया, तो वहां से जब नर जनांग अंग से मादा जनांग में जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, क्रॉस पोलिनेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रॉस पोलिनेशन कहलाएगा। तो अब हम दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। तो ये हमारा, इसको हम देख चुके हैं दोस्तों। इसमें क्या है, ये मादा युग्मक होगा, जो अंडाणु होगा वो क्या कहलाएगा, मादा युग्मक कहलाएगा। फीमेल युग्मक क्या कहलाएगा, फीमेल युग्मक। और जो ऊपर जो हमारा ये क्या कहलाता है, परागकण होता है, वो क्या है, परागकण जो हमारा हो, ये परागकण इधर इस नली के थ्रू, परागकण इस नली के थ्रू से जाता है। ये जो वर्तिकाग्र है किसका है, मादा जनन अंग है। ये क्या है, मादा का जनन अंग है। और ये परागकण जो होता है वो नर युग्मक होता है। क्या होता है, नर युग्मक होता है, यानी कि मेल गैमेट, मेल गैमेट होता है। जैसे कि दोस्तों, जैसे कि अगर मनुष्य की बात करें तो स्पर्म क्या है, मेल गैमेट है। उसी प्रकार ये फूलों में जो परागकण होता है वो मेल गैमेट या तो नर युग्मक कहलाता है, नर युग्मक। और उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोलन ग्रैंड, पोलन ग्रैंड कहते हैं। अब ये धीरे धीरे ये नर युग्मक क्या होगा, अंदर की ओर जाएगा पराग नली के थ्रू से। और ये पराग नली हमारा किसका है, मादा जनन अंग का भाग है, मादा जनन अंग का भाग है। यहाँ से फिर जाके ये मादा युग्मक के साथ जाके मिलता है, तब जाके फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो पाता है और बीजों का यानी कि बीज बनना शुरू होता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, राइजोपस है। ये क्या है, राइजोपस है। तो राइजोपस ये क्या होता है दोस्तों, बीजाणु होता है। ये यहाँ पे क्या होता है, ये बीजाणु होता है। क्या होता है, बीजाणु होता है। और ये क्या होता है, कायिक अंग होता है। ये जो दर्शाया गया है ये कायिक अंग होता है। यहाँ से ये दो तरीके से कर सकता है, ये जनन दोनों तरीके से कर सकता है, लैंगिक भी कर सकता है और अलैंगिक भी कर सकता है। अगर यहाँ पे बीजाणुओं की बात करें तो ये लैंगिक जनन करता है, और ये क्या करता है, ये अलैंगिक जनन करता है। क्या करता है, अलैंगिक जनन करता है, अलैंगिक जनन को करता है। तो इस प्रकार से क्या करता है, राइजोपस अपने संतति को निर्माण करता है। और इस यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम दोस्तों, बीजाणु, यानी कि ये जब ये अलैंगिक जनन करता है तो वो क्या करता है, बीजाणु के माध्यम से करता है, यानी कि बीजाणुओं को निर्माण करता है। और ये अलग अलग, यानी कि बीजाणुओं का निर्माण करके अनेक अलग अधिक से अधिक क्या कर सकता है, अपने अपने ही जैसा पौधे को निर्माण कर सकता है। ये हमारा हो गया दोस्तों ब्रायोफिलम की पत्ती हो गया। क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ब्रायोफिलम की पत्ती हो गया। अब ब्रायोफिलम की पत्ती की बात करें दोस्तों, तो ब्रायोफिलम की पत्ती में क्या होता है, ये कलिकाएं, यानी कि जब पत्तियां जमीन पे गिरती है तो पत्तियों से ही जड़ निकलना शुरू हो जाता है, और पत्तियों से ही और पौधे निकलना शुरू हो जाता है। तो वो ब्रायोफाइलम की पत्ती से ही ऐसा संभव हो पाता है। तो अब हम दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राइजोपस के निम्नलिखित चित्र में कायिक अंग और प्रजनन अंग की पहचान कीजिए। अभी हमने देखा दोस्तों, जो ए हमारा ए नंबर का क्या था, यहाँ से बीजाणु निकलता था, बीजाणु। और जो बीजाणु निकलता है वही तो हमारा क्या है, प्रजनन अंग है। वो क्या है, प्रजनन अंग है। और जो बी नंबर का हमारा है वो क्या है, कायिक अंग है। वो क्या है, कायिक अंग है। तो यहाँ पे ए हमारा कायिक अंग है क्या, बिल्कुल नहीं। ए और बी दोनों कायिक अंग है, बिल्कुल नहीं। ए और बी दोनों प्रजनन अंग है, बिल्कुल नहीं। ए हमारा प्रजनन अंग है और बी क्या है, कायिक अंग है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइजोपस नामक ब्रेड फफूंद में इनमें से किस प्रकार का अलैंगिक जनन प्रजनन प्रदर्शित करता है। तो बीजाणु दोस्तों, बीजाणु का निर्माण करता है, हम लोग देख चुके हैं। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बीजाणु का पुनरुत्पादन करता है, पुनरुत्पादन करता है। तो देखिए दोस्तों, पुनरुत्पादन करने का मतलब क्या है, वो अपने ही हिस्से को क्या करता है और निर्माण कर लेता है। क्या करता है, निर्माण कर लेता है। तो जो फर्न होता है वो अपने आप को क्या करता है, निर्माण करने का काम करता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों देखिए, दो चीज दोस्तों, यहाँ पे हम दो चीज याद रख सकते हैं कि जो हमारा फर्न होता है, क्या होता है, एक फर्न होता है और दूसरा क्या होता है, मॉस। क्या होता है, मॉस, जिसे हम क्या कहते हैं, काई, जिसे क्या कहते हैं, काई कहते हैं। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये बीजाणुओं के माध्यम से ये क्या करता है,
बीजाणुओं के माध्यम से जनन करता है। क्या करता है? बीजाणुओं के माध्यम से निर्माण होता है। तो दो चीज याद रखते सकते हैं, फर्न और मॉस। फर्न और मॉस क्या होता है? बिना सॉरी बीजाणुओं से नए जीवों का यानी कि नए पौधे का निर्माण करता है। कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधों भी पैदा कर सकते हैं। डैश ऐसे ही पौधे का एक उदाहरण है। तो वो हमारा क्या है दोस्तों? हम क्या जानते हैं, जैसे कि जो एक पौधे जो होता है वो उसमें से क्या करता है, अपने नए पेड़ का निर्माण कर लेता है, नए पौधे का निर्माण कर लेता है। तो वो क्या होता है दोस्तों? शकरकंद होता है। क्या होता है? शकरकंद होता है, या तो जिसे हम स्वीट पोटैटो के नाम से भी जानते हैं। तो वो यानी कि अपने जड़ों से क्या करता है, नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जीव मादा के रूप में जीवन आरंभ करता है और कालांतर में नर में बदल जाता है? कालांतर में नर में बदल जाता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे समझिए दोस्तों क्या बात है। सो यानी कि पहले क्या था, वो स्त्री था। यानी कि क्या था? स्त्री था, यानी कि मादा था। क्या था? मादा था। लेकिन समय बीतने के अनुसार, कालांतर का मतलब क्या है? समय में परिवर्तन के बाद, काफी समय के परिवर्तन के बाद ये स्त्री क्या बन जाता है? नर बन जाता है। क्या बन जाता है? नर बन जाता है। तो पहले क्या था? पहले हमारा क्या होता है? स्त्री होता है। पहले क्या होता है? स्त्री होता है। बाद में क्या होता है? ये नर में बदल जाता है। पहले की मादा के जीवन में आरंभ करता है और बाद में नर बन जाता है। तो देखिए, पहले हमारा क्या होगा? स्त्री था। और पूर्व मतलब क्या होता है दोस्तों? पूर्व मतलब पहले। तो पूर्व मतलब पहले, तो पहले क्या है? स्त्री, यानी कि पूर्व था स्त्री, तो पहले स्त्री था, बाद में वो नर बना। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे पुनः पूर्वता का मतलब क्या है? कि पहले पुरुष था। पहले क्या था? पुरुष था, बाद में जाके मादा बन गया। पौधे में कायिक प्रवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए दोस्तों, हम ऑप्शन को देखते हैं पहले। बीज से उत्पन्न होने वाले पौधों की तुलना में इन पौधे में फूल और फल पहले आते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों। अगर अगर बीज से उत्पन्न होने से पहले, बीज कब बनता है हमारा? पहले फूल आता है। पहले पौधा होता है दोस्तों, पौधा में बढ़ता है जब, तो उसमें क्या आता है? फूल आता है। और फूल के बाद क्या बनता है? फल बनता है। और फल के बाद ही बीज का उत्पन्न होता है। तो यहाँ पहला कथन क्या है? ये सही है, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता है। पौधे जड़, तने और पत्तियों से उगाए जा सकते हैं। बिल्कुल उगाए जा सकते हैं दोस्तों। जिसे अगर हम जड़ से की बात करें, जड़ से बात करें तो जड़ से भी हम उगा सकते हैं। और पौधे की बात करें दोस्तों, पौधे को हम जड़ से या तने से या पत्तियों से, तो तने, जैसे कि गन्ने की बात करें दोस्तों, गन्ने को हम क्या करते हैं? उस गन्ने को बीज से काट देते हैं, और जो उसकी आंखें होती है गन्ने को, उसको अगर हम जमीन पे यानी कि मिट्टी पे बो देते हैं तो वो गन्ना तैयार हो जाता है। तो तने के माध्यम से कर सकते हैं। पत्तियों से दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग शुरू में देखा हमने क्या दोस्तों, जो ब्रायोफिल्म था वो पत्तियों से क्या कर रहा था? वो चारों ओर अपने पौधे के निर्माण कर रहा था। तो पत्तियों से भी कर सकते हैं। जड़ दोस्तों, किसी का पौधा का जड़ से अगर लगा देंगे तो आराम से वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये भी कथन क्या है? सही है। उत्पन्न पौधे मूल पौधों से आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं। तो ये गलत है। जैसे कि दोस्तों, हमने आम का पेड़ बोया था, बीज अगर हमने दोस्तों आम का जैसे कि लगाया, तो क्या वो कटहल का पौधा निकलेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये गलत कथन है। तो सी नंबर का ही क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? अलैंगिक सॉरी अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अलैंगिक प्रजनन का मतलब क्या होता है? वैसे जीव का निर्माण जिसमें बीज की बिना बीज का जिसमें बिना बीज का पौधे का निर्माण, यानी कि नए संतति का निर्माण होता है। बिना बीज का नए संतति का निर्माण होता है। नए संतति का निर्माण होता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन के रूप में जाना जाता है। अलैंगिक जनन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, विखंडन की बात करें तो ये भी हमारा अलैंगिक जनन है। द्विविभाजन की बात करें तो अमीबा इसके अंदर में करता है। और विखंडन की बात करें तो जो जीव हमारा होते हैं वो भी करते हैं, बहुत सारे जीव। और मुकुलन की बात करें दोस्तों, जो हाइड्रा होता है अपने एक पौधे से दूसरे में बांट लेता है, इसमें भी बीज नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, ग्राफ्टिंग की बात करें तो ये हमारा क्या है? एक लैंगिक जनन है। ग्राफ्टिंग क्या है? हमारा एक लैंगिक जनन है। क्या है? ये एक लैंगिक प्रजनन है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
पुष्पी पादपों में प्रजनन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? अलग किए गए और कृत्रिम माध्यम में उगाए गए उत्तकों से प्रजनन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन हो सकता है? बीजाणुओं के माध्यम से दोस्तों प्रजनन नहीं हो सकता है, क्योंकि बीजाणुओं के माध्यम से क्या होता है, वो अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है? वो अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन में हमारा ये बीजाणुओं के माध्यम से संभव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे बी नंबर का ही क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों हमने क्या देखा, जो बीजाणुओं के माध्यम से होता है, बीजाणु जो होता है वो दोनों तरीके से कर सकते हैं, अलैंगिक भी कर सकते हैं और लैंगिक जनन भी कर सकते हैं। लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करना संभव नहीं हो पाता है पुष्पी पादों के लिए। पुष्पी पादों के लिए, क्योंकि बीजाणु हमारा दो ही चीज में होता है, या तो वो फर्म में होगा, फर्न में, या तो जो राइजोपस होता है, या तो जो राइजोपस होता है, ये दो ही चीज में क्या होता है, वो अंक बीजाणुओं के माध्यम से वो नई संतति का प्रजनन कर सकता है। तो यहाँ पे फूलों से संबंधित ये बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन नहीं है सही। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। पर्णवृंत यानी कि पेट्रियोल डैश का एक अंग है। तो पत्ती का हमारा क्या है दोस्तों, एक अंग है। पत्ती का क्या है, अंग है। पक्षी का अंग है क्या, बिल्कुल नहीं। मनुष्य का अंग है, बिल्कुल नहीं। जानवर का अंग है, यानी कि पेड़ का अंग है। पेड़ का जो पत्ती होता है, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, पत्ती हो गया। तो पत्ती का जो ये जो डंठल होता है, ये इसे क्या कहा जाता है, इसी को पर्णवृंत कहा जाता है। पर्णवृंत या तो पेट्रियोल कहा जाता है। तो वो पेड़ से संबंधित है। तो सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। फूल में पुष्प योनि है। फूल में पुष्प योनि क्या होगा दोस्तों, तो मादा जननांग होगा। पुष्प योनि का मतलब क्या है, वो अंडाशय की बात कर रहा है। तो अंडाशय की बात कर रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, मादा जननांग अंग होगा। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पौधे के बीज में भ्रूण होता है, जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। पौधे के बीज पौधे के बीज में भ्रूण होता है, जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। और इस प्रक्रिया को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, अगर बीज में पहले क्या होता है, भ्रूण होता है, और भ्रूण धीरे धीरे वो बीज होता है, बीज क्या करता है, वो अंकुरत शुरू होता है, यानी कि वो पौधे बनने के कगार पे आ जाता है, धीरे धीरे वो निकलना शुरू होता है। तो वो क्या कहलाता है, अंकुरन कहलाता है। अंकुरित हो जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अंकुरित हो जाता है, तो वो अंकुरन कहलाएगा। और परागन और पर परागन तो हम देख चुके हैं। परागन जब एक ही पुष्प में नर जनान अंग और माता जनान अंग हो, तो उसे क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। और पर परागन का मतलब होता है कि एक पुष्प में नर जनांग होगा और दूसरे पुष्प में क्या होगा, मादा जनान अंग होगा। तो वो पर परागन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियों में परछन प्रजनन अंग है, यानी कि हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है। यानी कि दोस्तों, जिसका क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है, वो क्या होता है, छुपा हुआ रहता है। क्या होता है, छुपा हुआ रहता है, डायरेक्ट नहीं दिखता है, डायरेक्ट नहीं दिखता है। तो वो हमारा क्या होता है, मर्सिलिया होता है। वो क्या होता है, मर्सिलिया होता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुछ पौधों की जड़ों उपजी और पत्तियों की डैश प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती है। तो जड़ों से जो हमारा जो विकसित होती है दोस्तों, तो उसे हम क्या कहते हैं, कि कोई जड़ अचानक से वो क्या करेगा, विकसित करना शुरू कर देगा, तो वो नए पौधे का निर्माण करेगा। तो वो वनस्पति प्रचार के लिए कारण जाना जाता है। पौधे प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिसमें अनुवांशिकीय रूप से जनक के सभी गुण पौधे में होते हैं, सभी गुण पौधे में होते हैं। तो वो उसमें क्या होता है दोस्तों, अनुवांशिकी का सभी गुण का मतलब क्या है, जैसे कि जो माता पिता का गुण होगा, वो बच्चे में क्या होगा, हूबहू ट्रांसफर होता है। क्या होता है, हूबहू ट्रांसफर होता है। वो अनुवांशिकी के रूप के जनक के रूप में जाना जाता है, उसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, जो वर्धित जनन होगा, वो उसी के उस अगर वर्धित जनन के अनुसार रिप्रोडक्शन किया जाए, तो वो उसमें क्या होगा, जो माता पिता का लक्षण होगा, वो हूबहू क्या होता है, पौधे में सीधा का सीधा ट्रांसफर हो जाता है, जिसे कायिक परिवर्धन या वर्धी परिवर्धन भी कहते हैं। और वर्धी परिवर्धन को दोस्तों हम क्या जानते हैं, कायिक परिवर्धन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि खुद अपने देखिए दोस्तों, जैसे कि देखिए, अगर हम हाइड्रा की बात करें, अगर हम दोस्तों ये हाइड्रा की बात करें,
ये हाइड्रा होता है, और हाइड्रा में कुछ इस प्रकार के अंग होता है, और ये अंग क्या होता है, खुद कट करके एक नए नए पौधे का निर्माण कर लेता है। क्या करता है, नए पौधे का निर्माण कर लेता है, तो क्या कहलाता है, वर्धी जनन अंग कहलाता है। यानी कि ये हूबहू क्या होगा, एक ही जैसा दिखेगा। फिर जिस उसी प्रकार अमीबा हो गया, अमीबा भी हूबहू उसकी तरह ट्रांसफर हो जाएगा, तो वो वर्धी जनन अंग या कायिक जनन के अंतर्गत में आता है। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। निषेचन के बाद डैश बीज में विकसित हो जाता है। तो दोस्तों अगर हम परागकण की बात करें, परागकण, और इधर क्या होगा, अंडाणु। क्या होगा, परागकण या तो अंडाणु। तो परागकण जो हमारा है वो क्या कहलाता है, नर युग्मक कहलाता है, नर युग्मक कहलाता है, या तो मेल गैमेट कहलाता है। अंडाणु की बात करें तो ये मादा युग्मक कहलाता है, मादा युग्मक कहलाता है, जिसे हम फीमेल गैमेट भी कह सकते हैं। युग्मक मतलब दोस्तों जैसे कि पुरुष के लिए क्या होता है, स्पर्म होता है मेल गैमेट, और महिला के लिए क्या होता है, एक या तो अंडाणु होता है, मादा युग्मक। तो ये जब परागकण और अंडाणु जब मिलता है तो क्या कहलाता है, परागकण जो और अंडाणु जब मिलता है, परागकण और अंडाणु जब मिलता है तो क्या कहलाता है, वो निषेचन की प्रक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, निषेचन की, जब परागकण और अंडाणु मिलेगा तभी क्या कहलाएगा कि निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट हुई है। और जब परागकण और अंडाणु मिलेगा तो क्या करेगा, बीजांड का निर्माण करेगा। क्या करेगा, यहाँ पे बीजांड का निर्माण करेगा। क्या करेगा, बीजांड का निर्माण करेगा। तो ये कहाँ पे करेगा, अंडाशय में करेगा। लेकिन विकसित क्या होगा, बीजांड का विकसित होगा। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन बीजांड कहाँ पे रहता है, तो वो अंडाशय के अंदर में ही रहेगा। प्रजनन की निम्नलिखित विधियों में से किसका उपयोग एक कोशिकीय जीवों द्वारा किया जाता है, एक कोशिकीय जीवों द्वारा किया जाता है। तो देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, एक कोशिकीय जीव जैसे कि हमारा अमीबा हो गया, अमीबा हो गया, क्या होता है, अमीबा होता है, प्लेनेरिया होता है। तो ये क्या होता है, ये अपने ही शरीर को क्या करता है, एक कोशिकीय जीव होते हुए भी, एक कोशिकीय जीव होते हुए भी क्या करता है, अपने शरीर को कई भागों में विकसित कर लेता है। क्या होता है, कई भागों में विकसित कर लेता है। क्या करता है, विकसित कर लेता है। जैसे कि अमीबा की बात करते हैं, अमीबा हम क्या करते हैं, अमीबा, जैसे ये अमीबा हो गया तो ये अमीबा धीरे धीरे क्या होगा, ये इधर से और ये इधर से दो भागों में यह केंद्रक हो गया, फिर बीच में बढ़ते बढ़ते एक अमीबा इधर, एक अमीबा इधर, यानी कि दो बराबर भागों में, या तो यानी कि दो बराबर भागों में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है, विखंडन की वजह से होता है। क्या होता है, विखंडन की वजह से होता है। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तने के जरिए डैश फैलता है, तने के जरिए डैश फैलता है। तो देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, जो तने के जरिए से फैलता है वो हमारा क्या होता है, जैसे कि अगर हमको पौधा लगाना है तो कौन से पौधे को हम तना काट के सिर्फ लगा देंगे तो वो नए पौधे का निर्माण हो जाएगा, नए पौधे का निर्माण होगा। तो देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, अगर गन्ना का हम तना काट के लगा दें तो वो गन्ने के तने से, गन्ना के तना से फिर क्या होगा, नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। क्या होगा, नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। उसी प्रकार जो गुलाब का फूल होता है, गुलाब का पौधा, गुलाब के पौधे का तना सिर्फ हम अगर तोड़ के लगा दें तो उसका क्या होता है, नई पौधे निर्माण हो जाता है। अगर तना को हम काट के जमीन पे गाड़ दें, उसमें थोड़ा देखभाल करें और उसमें गोबर वगैरह लगा दें तो वो क्या करेगा, नया पौधा बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक पौधे में इनमें से क्या एक चीज बीज में परिवर्तित होता है, बीज में परिवर्तित होता है। यानी कि दोस्तों हम क्या जानते हैं कि जैसे कि कोई पौधा है, कोई पौधा है और उसमें जो बीज का निर्माण जो होता है वो किससे होता है, पहले जैसे कि हम दोस्तों हमने क्या देखा, जो मादा युग्मक और नर युग्मक मिलके क्या बनता है, हमारा बीजांड बनता है। और वही बीजांड धीरे धीरे क्या होता है, जब विकसित होना शुरू होता है तो वही बीज बन जाता है। क्या बन जाता है, बीज बन जाता है। तो यहाँ पे बीज, बीज यानी कि बीजांड से क्या होता है, पहले मादा युग्मक और नर युग्मक मिलकर क्या करता है, बीजांड का निर्माण करता है। और यही बीजांड धीरे धीरे विकसित होकर के क्या करता है, फल और बीज का निर्माण करता है, और बीज के ऊपर फल का आवरण आ जाता है। तो यहाँ पे बीजांड का निर्माण में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि बीजांड से क्या होगा, बीज में परिवर्तित हो जाएगा, बीजांड से बीज में परिवर्तित हो जाएगा। तो डी नंबर का क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पार्थेनोकॉर्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है, पार्थेनोकॉर्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है। तो देखिए दोस्तों अगर पार्थेनोकॉर्पी की बात करें, तो पार्थेनोकॉर्पी की बात करें दोस्तों तो इसमें क्या होता है,
जो हमारा विकास होता है दोस्तों, फल का जो विकास होता है, फल का विकास जो होता है, इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, विदाउट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के से होता है, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया किए बिना ही क्या होता है, फल का विकास होता है। तो वो क्या कहलाता है, पार्थेनोकॉर्पी कहलाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते हुए भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है, पोषक उत्तक का कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या करता है, जैसे कि हम क्या जानते हैं, जो बीजांड तो हमारा होता है, वो भ्रूण के लिए, भ्रूण नहीं होता, वो बीज तो हमारा बन चुका होता है, बीज बनना आरंभ हो चुका होता है, तो वो भ्रूण नहीं रह जाता है। तो वो अंडाशय में तो रहता है दोस्तों, लेकिन अंडाशय उसका काम नहीं करता है। युग्मनज तो नर युग्मक मादा युग्मक मिलने के बाद जो गैमेट बनता है, तो वो युग्मनज कहलाता है। लेकिन दोस्तों एंडोस्पर्म जो होता है, वो किसी पौधे के पेट में पोषक तत्वों का काम करने का काम करता है, पहुंचाता है। जो भ्रूण होता है, उसको पोषक तत्व पहुंचाने का काम करता है, तो वो एंडोस्पर्म होता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है, वो तो वे डैश का निर्माण करती है, तो वे डैश का निर्माण करती है। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, हम लोगों ने क्या देखा, लैंगिक प्रजनन का मतलब क्या, एक मादा होगा और एक नर होगा। तो एक मादा और नर, जब नर निषेचन करता है या संभोग करता है, तो क्या होता है, निषेचन कब कंप्लीट होता है, जब मादा का मादा युग्मक, मादा का मादा युग्मक, मादा का मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु होता है, अंडाणु, और नर का नर युग्मक, नर युग्मक, नर युग्मक क्या होता है, इसका स्पर्म होता है। ये हम मनुष्य के लिए बात कर रहे हैं दोस्तों, ये क्या होता है, मनुष्य के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन ये स्पर्म क्या है, मनुष्य के लिए है। लेकिन इसकी जगह पर अगर अगर जो पोलन ग्रेन होता है, जिसे हम पराग कण कहते हैं, पराग कण कहते हैं, ये किसके लिए है, ये पराग कण जो होता है, वो पेड़ पौधे के लिए होता है। क्या होता है, पेड़ पौधे के लिए होता है। तो जब स्पर्म और अंडाणु मिलता है, तो क्या बनाता है, हमारा युग्मनज का निर्माण करता है। क्या करता है, युग्मनज का निर्माण करता है, यानी कि निषेचन तब हमारा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है, बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। बहुविखंडन का मतलब क्या दोस्तों, एक से यानी कि दो से, अगर हाइड्रा की बात करें तो एक साथ में क्या करता है, ये कम से कम दो नए संतति का निर्माण कर सकता है, यानी कि अपने को खुद के काट करके क्या करेगा, ये दो निर्माण करेगा। प्लेनेरिया की बात करें, ये दो एक से अधिक, यानी कि दो से तीन कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। और ईस्ट की बात करें तो ये भी एक से दो कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, कर सकता है। लेकिन प्लाज्मोडियम जो होता है, वो अपने को विखंडित कर करके अधिक मात्रा में क्या करता है, ये विखंडन करता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो क्या है, एक बहुविखंडन को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से किस पौधों निम्नलिखित में से किस पौधे की सिराओं पर कलिकाएं प्रवर्धित करता है। तो हमने क्या देखा था दोस्तों, जो ब्रायोफाइलम फाइलम होता है, जो ब्रायोफाइलम होता है, उसकी कोशिकाएं की, यानी कि पत्तियों की सिराइयों से भी क्या करता है, वो अपने पौधे को जमीन से पड़े पड़े विकसित कर लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। क्रॉस परागकण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागकण के कारक नहीं है, परागकण के कारण नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है, एक फूल है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक फूल है, मान लेते हैं, क्या है, कोई भी यहाँ पे एक फूल है, और एक फूल क्या है दोस्तों, इधर है, एक फूल क्या है, इधर है। अब ये फूल फूल जो हमारा, मान लेते हैं कि मादा फूल है, ये क्या है, मादा फूल है, यानी कि इसमें मादा युग्मक पाया जा रहा है। और ये हमारा क्या है, नर फूल है, ये क्या है, ये क्या है, नर नर फूल है, नर फूल है, और ये मादा फूल है। मादा फूल, और ये क्या है, नर फूल है। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, जो मादा फूल होता है, इसमें सिर्फ स्त्री केसर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्त्री केसर पाया जाता है। और जो नर फूल होता है, उसमें सिर्फ पुंग केसर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पुंग केसर पाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर अगर इसमें जनन करवाना हो, तो जनन कैसे कराएगा, क्या होगा, जनन कैसे करा सकता है।
जनन की बात करें तो जनन इसमें कैसे हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, अगर ये हमारा क्या है, मादा युग्मक है, मादा युग्मक में क्या पाया जाता है? अंडाणु पाया जाता है। मादा युग्मक युग्मक में जो होगा अंडाणु होगा। और अगर निषेचन करवाना है या तो फिर जनन जनन करवाना है, तो इसमें क्या कराना पड़ेगा? अंडाणु को क्या चाहिए? अंडाणु को चाहिए नर युग्मक। और नर युग्मक में हमारा क्या होता है? परागकण होता है। क्या होता है? परागकण। तो जब अगर इस फूल को क्या कहते हैं, अगर फल बनना है, तो फल बनने के लिए क्या चाहिए? परागकण चाहिए। क्या चाहिए? परागकण चाहिए। तो इसका परागकण इसमें जाएगा कैसे? तो परागकण जानने का दोस्तों इसमें कई तरीके होते हैं। परागकण जाने के इसमें दोस्तों कई तरीके होते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर एक भौरा मान लेते हैं कि जो पक्षी या तो भौरा या तो कीट या तो कोई सॉरी कीट पक्षी या तो कोई भौरा मान लेते हैं कि इस फूल पे बैठा। अब इस फूल पे बैठने के बाद जो अंडाणु होगा उसके पैर पे या मुंह पे आके लग गया, अंडाणु लग गया। और वो अंडाणु जब पक्षी या तो भौरा फिर यहाँ से उठेगा तो कहाँ जाएगा? फिर इसमें मादा फूल पे जाएगा। और मादा फूल में जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है? अस्टिग्मा होता है। और उसी अस्टिग्मा में क्या होता है? वो अंडाणु को छोड़ दे, यानी कि जैसे बैठता है तो अंडाणु उस पे छूट जाता है, या तो गिर जाता है या तो डाल देता है। तो यहाँ पे ये अंडाणु इस पे चला जाएगा। क्या होगा? अंडाणु इस पे चला जाएगा, तब क्या होगा? अंडाणु और परागकण का मिलन होगा। और उसके बाद क्या होगा? बीजांड का निर्माण करेगा। बीजांड के बाद फिर बीज के बाद फिर फल का निर्माण करेगा। हमारा क्या हो गया? ये पक्षी या तो कीट पक्षी या तो जानवरों के थ्रू से हो गया। अब यहाँ से बात करें दोस्तों, तो ये हो सकता है कि पानी के माध्यम से भी आ सकता है। अगर पानी मान लेते हैं कि दोस्तों यहाँ से पानी पानी के माध्यम से भी आ सकता है। और अगर तेज हवा चलता है दोस्तों, तो हवा चलने के कारण भी हो सकता है। जैसे तेज हवा चला, फिर यहाँ से यहाँ पे चला गया, तो ये तेज हवा के कारण भी हो सकता है। तो यहाँ उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्रॉस परागकण। क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन या तो क्रॉस परागकण कहते हैं, या तो पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। यानी कि दूसरे फूल का, यानी कि दोनों अलग अलग होगा। अंडाणु अलग फूल का होगा और शुक्राणु या तो परागकण जो होगा वो अलग फूल का होगा। दोनों अलग अलग फूल का होगा, वो क्या कहलाता है? पर परागण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पर परागण या तो क्रॉस पोलिनेशन उसे कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं दोस्तों? अगर यहाँ से यहाँ अंडाणु जाने का क्या तरीका है? जल से भी जा सकता है, वायु से हवा तेज चलता है तो इससे भी उड़ के जा सकता है। और कोई जानवर जैसे कि कीट पक्षी या तो कोई जानवर इस फूल के पास भौरा वगैरह बैठता है तो ये जानवर के माध्यम से भी जा सकता है। लेकिन कोई पौधे के थ्रू से क्या इसका परागकण इसके अंदर जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं जा सकता है, क्योंकि पौधे मूव नहीं कर सकते, वो एक जगह स्थिर होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? पर परागण का जो स्रोत नहीं हो सकता है वो क्या? पौधे नहीं हो सकते हैं। तो डी नंबर का क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फसल के पौधों के वे समूह जो वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं, वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? वानस्पतिक पद्धति का मतलब है कि उसमें क्या करते हैं हम? बीज का या तो बीज का आवश्यकता नहीं होता, यानी कि बीज से हम उसको नहीं लगा सकते हैं। उसको बीज यानी कि वैसे पौधे जिसे बीज के बिना ही हम लगा सकते हैं, तो वो वानस्पतिक कहलाता है। जैसे कि गन्ना हो गया। गन्ना में दोस्तों बीज की आवश्यकता नहीं है। गन्ना के सिर्फ डंठी को काट के अगर लगा देते हैं तो वो क्या होता है? गन्ना का पौधा निर्माण हो जाएगा। केला की बात करें तो केला को, उसमें भी बीज का जरूरत नहीं होता है। उसकी जड़ को सिर्फ लगा देंगे तो वो केले का पौधे का निर्माण हो जाएगा। केले का पौधे का क्या होगा? निर्माण हो जाएगा। तो वो क्या कहलाता है? वानस्पतिक कहलाता है। जैसे कि क्या कहलाता है? वानस्पतिक, यानी कि बीज के बिना पौधे को उपजाना, बीज के बिना पौधे को उपजाना, वो क्या कहलाता है? वानस्पतिक कहलाता है। क्या कहलाता है? वानस्पतिक कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, वानस्पतिक कौन कौन हो गया? अगर आलू की बात करें तो आलू हमारा बीज नहीं है, तना है कह सकते हैं। तो आलू तो बीज बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये क्या है? तना है हमारा। ये हम भली बातें पढ़ चुके पहले, जैसे कि अदरक, आलू, हल्दी, ये सब क्या है? तना है। अगर पपीता की बात करें दोस्तों, तो पपीता हमारा, इसमें क्या पाया जाता है? बीज। तो बीज से पपीता हमारा पौधे का जन्म होता है। पपीता को दोस्तों कभी भी हम उसको काट के अगर उसकी डाल वगैरह को काटते हैं तो वो पौधे का निर्माण नहीं हो सकता है। तो पपीता हमारा वानस्पतिक नहीं है। हालांकि केला और आलू तो है, लेकिन पपीता वानस्पतिक नहीं है। अगर गन्ना की बात करें दोस्तों, तो गन्ना भी हमारा वानस्पतिक है। आलू की बात करें तो आलू वानस्पतिक है। और केला भी हमारा क्या है दोस्तों? वानस्पतिक है। यानी कि वानस्पतिक पद्धति से हमारा ये उपजाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, सहजन। सहजन मतलब क्या होता है दोस्तों? जो मुनगा होता है या तो ड्रम स्टिक होता है, वो सहजन उसे कहते हैं। तो मुनगा को रोपने के लिए उसका बीज का जरूरत पड़ता है, या तो उसका डाल से भी हम उसको लगा सकते हैं। उसके डाल से भी लगा सकते हैं, लेकिन काजू को हम नहीं लगा सकते हैं।
क्योंकि काजू को लगाने के लिए उसके बीज की जरूरत पड़ेगा। नींबू की बात करें दोस्तों तो इसमें भी बीज का जरूरत पड़ता है, इस धनिया में भी बीज का जरूरत पड़ता है लगाने के लिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एकमात्र जो बी नंबर का ऑप्शन है वो वानस्पतिक पद्धति से उपजाए जाते हैं। किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? विविधता उत्पन्न होती है। तो देखिए दोस्तों, अधिक विविधता का मतलब क्या है? अधिक विविधता का मतलब क्या है कि जो माता पिता का गुण है उनसे हट के नए गुण का आना, नई गुण का आना या लक्षण आना, वो क्या कहलाता है? विविधता कहलाता है। क्या कहलाता है? विविधता कहलाता है। बाइनरी विखंडन की बात करें दोस्तों तो बाइनरी का मतलब क्या है? जिसे कोई एक बाइनरी विखंडन का मतलब क्या है दोस्तों? जैसे कि हमारा क्या है? हाइड्रा है ये। क्या है ये? हाइड्रा है। अब ये हाइड्रा अपने अंग को ही काट के क्या करेगा? दो समान जीव का निर्माण करेगा। तो जो पहले जैसा हाइड्रा था वो सेम टू सेम ये दोनों ही हाइड्रा उसी तरह से दिखेगा, अलग नहीं दिखेगा। क्या होगा? अलग नहीं दिखेगा। तो बाइनरी विखंडन में हमारा क्या होगा? अधिक विविधता नहीं मिलेगा। अगर अलैंगिक प्रजनन की बात करें, अलैंगिक प्रजनन की बात करें तो ये हाइड्रा का जो जिस प्रकार निर्माण हुआ तो वो भी क्या है? एक अलैंगिक प्रजनन ही है। क्या है? अलैंगिक प्रजनन ही है। तो ये भी हमारा क्या है? नहीं हो सकता है, इसमें भी अधिक विविधता नहीं होगा। अगर बहुविखंडन की बात करें दोस्तों तो बहुविखंडन बहुविखंडन अगर बहुखंडन की बात करें दोस्तों तो ये भी रिप्रोडक्शन क्या करेगा? अपने ही जैसा सेम का निर्माण करेगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हम आलू की बात करें, एक आलू को हम जमीन पे गाड़ते हैं तो उससे क्या होता है? कई प्रकार का आलू जन्म लेता है। क्या होता है? कई प्रकार का आलू जन्म लेता है। तो क्या इसमें अलैंगिक? तो इसमें क्या होता है? कई प्रकार का आलू जन्म लेता है, लेकिन जो आलू दिखता है वो क्या होता है? सेम टू सेम आलू जैसा ही दिखता है, वो अलग प्रकार का कोई जाति, यानी कि जो आलू में अंतर ज्यादा दिखाई नहीं देगा। क्या होगा? ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों लैंगिक जनन की बात करें तो इसमें अधिक विविधता दिखाई देगा, इसमें अधिक विविधता दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हम माता की बात करें, माता की बात करें और पिता की बात करें तो माता का जेनेटिक्स क्या होता है दोस्तों? अलग होता है। और पिता का जेनेटिक्स क्या होता है? अलग होता है। जैसे कि पिता का जो पूर्वज है वो अलग है और माता का पूर्वज क्या है? दोनों अलग है। दोनों का गुण क्या है? अलग अलग है। तो इसका लक्षण और इसका लक्षण, इन दोनों का लक्षण जब आएगा तो इसमें क्या होगा? अलग अलग रहेगा, क्योंकि या तो माता का लक्षण आएगा या तो पिता का लक्षण आएगा, लेकिन दोनों का जेनेटिक्स क्या है? अलग अलग है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो होगा माता का भी गुण आ सकता है और पिता का भी गुण आ सकता है। तो ये विविधता इसमें देखने को, अधिक विविधता देखने को मिलेगा। क्या होगा? अधिक विविधता देखने को मिलेगा। यानी कि लैंगिक जनन में क्या होता है? अधिक विविधता देखने को मिलेगा। तो डी नंबर का क्या होगा? यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? तो वो हमारा क्या होगा दोस्तों? लैंगिक प्रजनन होगा, जो पिछला क्वेश्चन से क्या है? ये सेम क्वेश्चन है। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? तो अधिक विविधता हमारा लैंगिक जनन ला सकता है। पौधे का कौन सा हिस्सा रनर या घास में अलैंगिक रूप से प्रजनन करने के लिए विशेषकृत होती है? विशेषकृत होती है। तो देखिए दोस्तों, पौधे या तो घास में जो ज्यादा एक्टिव होता है, जो पुनर्जनन कर सकता है, तो वो हमारा क्या है? तना है। क्या है? तना है। जैसे कि दोस्तों अगर मुनगा की बात करें या सहजन की बात करें, तो ड्रमस्टिक की बात करें, तो उसके तना को अगर हम गाड़ देते हैं तो वो क्या करेगा? अपने नए पौधे का निर्माण कर लेगा। तो वो क्या है? अलैंगिक, अलैंगिक का रूप है। यानी कि इसमें लैंगिक संबंध कहीं पे हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है। उसी प्रकार गन्ना को की बात करेंगे तो गन्ना को भी काट देंगे तो उसमें भी लैंगिक समरूप लैंगिक जनन हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है, यानी कि वो अलैंगिक है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक प्रस्तुत या डार्मेंट भ्रूण द्वारा सामान्य विकास के आरंभ अथवा पुनर्ग्रहण को डैश कहा जाता है? पुनर्ग्रहण को डैश कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है तो डार्मेंट यानी कि भ्रूण बनता है। पहले क्या बनता है? भ्रूण बनता है। और वही भ्रूण धीरे धीरे विकसित होना शुरू होता है। विकसित जब भ्रूण होता है विकसित जब भ्रूण होता है तो उसमें क्या होता है? अंकुरण आना शुरू होता है। ये क्या होता है? पेड़ पौधों के लिए बात कर रहे हैं। ये किसमें? पेड़ पौधे के लिए बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है? अंकुरण आना शुरू होता है। तो पुनर्गरण को क्या कहते हैं हम? अनुकरण कहा जाता है। यानी कि नई जीव का उत्पादन उत्पत्ति का शुरुआत करना। तो वो क्या करेगा? अंकुरण कहलाएगा। तो सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार के प्रजनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है? केवल एक ही जनक शामिल होता है। जनक मतलब क्या होता है दोस्तों? माता पिता।
जनक मतलब क्या होता है, माता पिता। तो उसमें से क्या होता है, जैसे कि अगर मादा है तो सिर्फ मादा से ही नए पौधे का निर्माण होगा, और नर है तो नर से ही सिर्फ एक पौधे का निर्माण होगा। यानी कि दोनों दोनों का सम्मेल नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा। क्या होगा, एक ही होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम दोस्तों लैंगिक जनन की बात करें, तो लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में क्या होता है, नर और मादा दोनों की जरूरत पड़ता है। क्या होता है, दोनों की जरूरत पड़ता है। और द्विखंडन की बात करें तो इसमें भी, ये भी क्या है, एक लैंगिक जनन का ही रूप है। ये भी हमारा क्या है, लैंगिक जनन का ही रूप है। तो अलैंगिक जनन की बात करें दोस्तों, तो जैसे कि हम तना की बात करें, जैसे पेड़ की तना की बात करें, लेकिन अलैंगिक जनन की बात करें दोस्तों, इसमें एक ही जनक सेल होता है। क्या होता है, एक ही जनक कोशिका या तो एक ही जनक सेल होता है, जिसके थ्रू से नई प्रजनन या नई उत्पत्ति या नए पौधे का निर्माण कर सकता है। जैसे कि दोस्तों सहजन या तो जो ड्रम स्टिक है, उसके पौधे को लगाते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसकी सिर्फ डाल को काट देते हैं तो उसमें लग जाता है। तो उसमें लैंगिक जनन होता है क्या, बिल्कुल नहीं, अलैंगिक जनन होता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। एक फूल के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण को डैश कहा जाता है, डैश कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने क्या देखा, जैसे कि दो फूल था, एक नर, एक ये क्या है, मादा फूल है, और ये क्या है, नर फूल है। ये क्या है, नर फूल है। अब यहाँ से पराग कोश से इस वर्तिकाग्र तक, यहाँ पे नर में क्या होता है, पराग कोश होगा, पराग कोश, पराग कोश में क्या होगा, पराग कण होगा, पराग कण होगा। और ये हमारा क्या है, वर्तिकाग्र होगा, वर्तिकाग्र। और वर्तिकाग्र के अंदर यहाँ पे बीच में हमारा क्या होगा, अंडाशय होगा। क्या होगा, अंडाशय होगा। तो यहाँ से इस परागकोश से परागकण, जो परागकण या पोलन ग्रहण होता है, यहाँ पे इस वर्तिकाग्र में लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधों को केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है, तो वो हमारा क्या है दोस्तों, अगर तो वो हमारा क्या है, उत्तक संवर्धन। यानी कि पेड़ पौधे के डाल को काट के हम लगा सकते हैं बहुत सारे, जैसे कि गुलाब का फूल हो गया, सहजन का पौधा हो गया, तो उसमें एक ही जनक के द्वारा उसको नई जीविका उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। वह पौधा जो कायिक परिवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है, कायिक परिवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, अगर ऐसे पौधे को अगर हम काट के, जिसकी डाल को काट के हम नए पौधे नहीं लगा सकते हैं, काट के हम नए पौधे नहीं लगा सकते हैं। अगर हम अगर केले की दोस्तों जड़ को लगा देते हैं तो उसमें नया पौधा का निर्माण होगा, यानी कि ये भी कायिक परिवर्तन कहलाएगा। अगर नारंगी का जो पौधा होता है, उसकी डाल को भी काट के लगा देंगे तो ये भी पौधा क्या करेगा, नए पौधे का निर्माण कर लेगा। और गुलाब का तो दोस्तों हम पहले से जानते हैं कि गुलाब को अगर डाल को काट के लगा देंगे तो ये भी क्या करेगा, नए पौधे का निर्माण कर लेगा। लेकिन पपीता को लगाने के लिए क्या चाहिए, बीज की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, जो कायिक परिवर्तन द्वारा नहीं बढ़ता है। एक पौधे के बीज में आगामी पौधा डैश के रूप में होता है। देखिए दोस्तों, बीज के आगामी पौधा, यानी कि कोई बीज होता है, तो बीज जैसे कि आम का गुठली हो गया दोस्तों, तो आम की गुठली को जब हम नीचे के धरती में गाड़ देते हैं, भूमि के अंदर, मिट्टी के अंदर, तो वो क्या करता है, नए पौधे का निर्माण करता है। क्या करता है वो, नए पौधे का निर्माण करता है, धीरे धीरे पेड़ बनता है। तो वो पौधे क्यों बनता है, क्योंकि उसमें से जीव है, बीज में क्या है, कोई कुछ तो है बीज में, तभी तो वो क्या कर रहा है ना, तभी तो वो निर्माण कर रहा है अपने पौधे का। तो जो उसमें क्या पाया जाता है, जो सबसे छोटी इकाई होता है, तो वो क्या होता है, भ्रूण होता है। यानी कि कोई भी बीज में क्या होता है, भ्रूण होता है, और उसी भ्रूण से अंकुरन होता है, और अंकुरन के बाद क्या होता है, पौधे का वो निर्माण करता है। एक ऐसा प्रजनन जिसमें पौधों की एक शाखा अलग से विकसित होने लगे, उसे डैश कहते हैं, उसे डैश कहते हैं। देखिए दोस्तों, यानी कि कोई पौधा है, कि कोई क्या है, पौधा है, और वो उसकी जिसकी डाल से या शाखाएं से हम नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वनस्पति प्रजनन। यानी कि जिसमें बीज की आवश्यकता नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, वनस्पति, वनस्पति प्रजनन कहलाता है। तो ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अलैंगिक प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है। देखिए, तो अलैंगिक प्रजनन का मतलब क्या हो गया, अलैंगिक प्रजनन मतलब अधिक विकसित जानवरों में। देखिए दोस्तों, अधिक विकसित जो जानवर है, जैसे कि गाय हो गया, बैल हो गया, तो इसमें तो लैंगिक प्रजनन होता है, तो ये नहीं हो सकता है। पौधों में,
तो जो पौधे होते हैं दोस्तों उसमें भी हमने क्या देखा, फूलों में क्या होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। कम विकसित जानवरों में भी दोस्तों क्या होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। लेकिन जो कम विकसित जानवरों और पौधों दोनों में, कम विकसित जानवर पौधे में तो अलैंगिक जनन होता है, इसमें अलैंगिक जनन होता है, ये आंसर हमारा सही हो सकता है। लेकिन कम विकसित जानवरों में भी होता है और पौधे में भी होता है। क्या होता है, पौधे में भी। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। परागकण डैश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो परागकण कहाँ पे होता है दोस्तों, परागकोश में होता है, यानी कि जो पुंकेसर होता है, फूल का जो नर भाग होता है उसके पुंकेसर के परागकोश में क्या होता है, परागकण पाया जाता है। क्या होता है, परागकण पाया जाता है। ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। परागकण के बाद डैश होता है, तो परागकण के बाद क्या होता है, देखिए दोस्तों, अगर परागकण की बात करें तो विभेदन, परागकण के बाद क्या वो टूटता है क्या, परागन के बाद क्या होता है, जब सेल्फ पोलिनेशन, जैसे देखिए हमने क्या देखा, जो नर युग्मक परागकण होता है वो मादा युग्मक वर्तिकाग्र में जाके वो जाके मिलता है, तो वो वहां पे विभेदन मतलब टूटता है क्या, बिल्कुल नहीं टूटता है। बीजाणु का निर्माण करता है, तो बीजाणु का निर्माण जो होता है दोस्तों हमारा दो करता है, एक फर्न होता है और एक राइजोपस जो होता है, इसमें क्या करता है, बीजाणु का निर्माण करता है। क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये भी नहीं होगा, यानी कि दोस्तों उसमें परागन के बाद क्या होता है, उर्वरण होता है। क्या होता है, उर्वरण होता है। तो सी नंबर का यहाँ से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है, पौधे के तने के माध्यम से, यानी कि जो पत्तियां होता है, पत्तियों से जो प्रजनन करता है, और उसी पत्तियों के शाखाएं से, यानी कि जो बाहरी किनारा होता है वहां से क्या करता है दोस्तों, नए पौधे का निर्माण कर लेता है। तो वो क्या कहलाता था, ब्रायोफाइम कहलाता था। लेकिन कब, ये पत्तियों से होता था, पत्तियों पत्तियों से होता था। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, तने के माध्यम से। तो तना इसमें हमारा कौन सा है, गुलाब की, अगर गुलाब की डंठली को काट के तना हम जमीन पे गाड़ दें और अच्छे उर्वरक दें, तो वो क्या करेगा, पौधे का निर्माण कर लेगा। तो यहाँ पे गुलाब, यानी कि बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से क्या अंडप में उपस्थित होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर अंडप की बात करें, तो अंडप की बात करें तो अंडप क्या है, मादा जनन अंग है। अंडप क्या है, मादा जनन अंग है। तो परागकण तो हमारा क्या है, ये परागकण हमारा नर जननांग है। और पंखुड़ी तो हमारा ना तो मादा जनन अंग है ना तो नर जनन अंग है, तो ये होगा ही नहीं। बीजांड तो अगर अंडप की बात करें दोस्तों, जो अंडाशय होता है, जो ओवरी होता है फूल का, उसके बीज में क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है, अलैंगिक का एक प्रकार नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुकुलन भी हमारा क्या है, अलैंगिक का प्रजनन है। विखंडन भी हमारा अलैंगिक प्रजनन है। बाइनरी फिजन भी क्या है, अलैंगिक प्रजनन है। लेकिन पर निषेचन हमारा क्या है, एक लैंगिक प्रजनन है। क्या है, लैंगिक प्रजनन है। तो डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। हवा के परागकण को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब जल होता है। क्या होता है, हाइड्रो मतलब जल होता है। तो अगर जल के माध्यम से नर युग्मक, जैसे कि परागकण मादा युग्मक के वर्तिकाग्र में पहुंचता है, तो वो हाइड्रोफिली क्या आता है, जल के माध्यम से। क्या होता है, जल के माध्यम से। और एनिमो का मतलब क्या होता है दोस्तों, एनिमो का मतलब होता है हवा। एनिमो का मतलब क्या होता है, हवा। तो हवा के माध्यम से जो परागकण यानी कि परागकोश से ट्रांसफर होकर के मादा जननांग वर्तिकाग्र में जाता है, तो वो क्या कहलाता है, एनिमोफिली कहलाता है। अगर हवा के थ्रू से गया तब, और जल के थ्रू से गया तो हाइड्रोफिली, और हवा के थ्रू से गया तो एनिमोफिली। और हर्बोफिली मतलब जो पौधों से पौधों में ट्रांसफर होता है दोस्तों, वो हर्बोफिली कहलाता है। परागकण डैश है, परागकण क्या है दोस्तों, परागकण हमारा क्या है, परागकोश में स्टिग्मा पर पराग का संग नहीं। परागकण हम किसको कहते हैं दोस्तों, परागकण की बात करें तो ये नर, परागकण की बात करें तो ये क्या है हमारा, नर युग्मक है। क्या है, नर युग्मक है। परागकण की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, नर युग्मक होता है। क्या होता है, नर युग्मक होता है। तो नर युग्मक, अब यहाँ पे दोस्तों नर युग्मक हमारा होता है कहाँ पे पाया जाता है, वो परागकोश होता है। क्या होता है, परागकोश। तो परागकोश के ऊपरी भाग में हमारा क्या पाया जाता है, परागकण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, परागकण पाया जाता है, परागकण पाया जाता है। तो लेकिन यहाँ पे हमें पूछा क्या है दोस्तों, परागन। तो परागन कब होगा, जब परागकोश से जो परागकण होता है,
परागकण जो होता है, परागकण, यहाँ पे दोस्तों एक होता है परागन। परागन मतलब क्या? ट्रांसफर होना। इस परागकण का ट्रांसफर होना, परागकोश से पराग वर्तिकाग्र तक ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। तो यहाँ पे स्टिग्मा से परागकोश का, परागकोश तक पराग का, बिल्कुल ये उल्टा लिखा गया दोस्तों। स्टिग्मा तो वर्तिकाग्र को स्टिग्मा कहते हैं, तो स्टिग्मा में हमारा क्या होता है? अंडाणु पाया जाता है उसके अंडाशय में, तो ये नहीं हो सकता है। पौधों में पराग का उत्पादन तो होता ही नहीं है। परागकोश से स्टिग्मा तक पराग संरक्षण, यानी कि यहाँ पे सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक महत्व के जीव एवं वनस्पतियां, यानी कि दोस्तों फोना और फ्लोरा, क्या होता है? फोना और फ्लोरा के का महत्व किससे संबंधित, यहाँ पे दोस्तों हम क्वेश्चन देखेंगे। रेशम डैश से प्राप्त किया जाता है, रेशम डैश से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर रेशम की बात करें तो रेशम हमारा क्या है, किससे प्राप्त किया जाता है? तो रेशम हमारा क्या होता है? बॉम्बिक्स मोरी होता है, उससे प्राप्त किया जाता है। किससे? बॉम्बिक्स मोरी से प्राप्त किया जाता है। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? लाभकारी कीट नहीं है। तो देखिए दोस्तों, लाभकारी कीट हम किससे कहते हैं? जिससे हमें कुछ फायदा हो, जिससे हमें कुछ फायदा हो। देखिए दोस्तों, अगर रेशम कीट की बात करें, रेशम से हमारा क्या मिलता है? कपड़ा मिलता है, तो रेशम कीट हमारे लिए फायदा है। मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है? मधु मिलता है, तो मधु, इससे भी फायदा है। अगर दोस्तों लाख कीट की बात करें तो लाख का एक पदार्थ होता है जो अति ज्वलनशील पदार्थ होता है, उस वो भी हमें क्या होता है? अधिक, वो भी हमें प्राप्त होता है, ये भी फायदा होता है। लेकिन दोस्तों दीमक की बात करें, जिसे हम टर्मिट कहते हैं, इस ये हमारा दोस्तों कोई चीज में काम नहीं आता, बल्कि ये हर चीज को क्या करता है? खोखला करने का काम करने का करता है। जैसे कि क्यों, क्या करता है कि दीमक की तरह कोई खोखला कर गया, तो वो दीमक लाभकारी मनुष्य के लिए नहीं है। तो ए नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए यूएस पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? उसे मजबूर किया। तो देखिए दोस्तों, पेटेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? पेटेंट मतलब कोई होता है, कोई भी जैसे किसी का कोई संपत्ति या तो कोई अधिकार होता है या कोई नया चीज का निर्माण करता है, तो वो अपने नाम पे पेटेंट करवाता है। जैसे कि जैसे कि देखिए दोस्तों, चेतन भगत का एक बुक है हाफ गर्लफ्रेंड, तो वो बुक किसने लिखा है? चेतन भगत ने लिखा है। तो वो चेतन भगत के नाम पर पेटेंट है, वो बुक और कोई छपा नहीं सकता है, क्योंकि उसके नाम पर पेटेंट है। अगर कोई उसके बुक का अगर कोई हेल्प भी लेता है, तो उससे क्या करेगा? पहले परमिशन लेगा, पूछेगा, और उसके लिए कुछ मुआवजा देगा, तभी उस बुक का वो इस्तेमाल कर सकता है, कहीं पब्लिश कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। तो वो क्या कहलाता है? पेटेंट कहलाता है। या तो फिर कोई नया मशीन को आविष्कार कर लिया, तो मशीन आविष्कार करने पर क्या करेगा? वो अपने नाम पे वो पेटेंट करवाएगा, और उस मशीन के तर्क पर कोई मशीन बनाएगा, तो उस मशीन के तर्क पर कोई भी मशीन बनाएगा, तो उसे बात करना पड़ेगा पहले, और उसके लिए उसे मुआवजा देना पड़ेगा, तब वो नया मशीन बना सकता है उसके मशीन के आधार पर। तो वो क्या कहलाता है? पेटेंट कहलाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो यूएस ने क्या किया था, हल्दी का वहां पे ज्यादा इस्तेमाल किया, तो वो अपने नाम पे पेटेंट करा चुका था, वो अपने नाम पर, कि हल्दी यहाँ का स्रोत है। लेकिन यूएस को क्या किया गया? भारत ने चुनौती दिया कि जो हल्दी है वो भारत का है। हल्दी क्या है? भारत का एक सर्वप्रिय मसाला है, जिसका आप पेटेंट नहीं करवा सकते। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अर्जुन वृक्ष का छाल इतना लाभदायक होता है कि जब हार्ट डिजीज होता है, तो उसमें अर्जुन छाल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो हमारा नारियल होता है, नारियल का जो छाल होता है, नारियल का छाल नहीं दोस्तों, नारियल का जो जूट होता है, नारियल का जूट होता है, उससे हमारा क्या होता है दोस्तों? नारियल के जूट से हमारा बहुत तगड़ा रस्सी बनता है, जो मजबूत थैला भी बनता है उसका, और बैग भी बनता है। क्या होता है? बैग भी बनता है। तो यहाँ पे नारियल का जूट, यानी कि सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अगर ग्रीन गोल्ड की बात करें तो उसे, अगर ग्रीन गोल्ड की बात करें दोस्तों, ग्रीन गोल्ड की, तो उसे बांस को कहा जाता है। बांस को, यानी कि बॉम्बू को कहा जाता है। किसे? बॉम्बू को कहा जाता है ग्रीन गोल्ड।
किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? कवकनाशी के प्रयोग के रूप में किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर कवकनाशी के रूप में प्रयोग की बात करें, यानी कि फंजाई जो होता है उसे नुकसान पहुंचाने के लिए, यानी कि खत्म करने के लिए ट्राइकोडर्मा हर्जानियम का इस्तेमाल किया जाता है। ट्राइकोडर्मा हर्जानियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है। सुगंध संकेतक यानी कि दोस्तों ऑल्फैक्टरी के रूप में किया जाता है। सुगंध संकेतक का मतलब क्या होता है? ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी मतलब जो गंध से संबंधित होता है। क्या होता है? गंध से संबंधित। तो गंध हमारा कौन मारता है दोस्तों? गंध की बात करें, और इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों। इसके बारे में हम पहले क्या पढ़ चुके हैं? दो चीज, तीन चीज के बारे में पढ़ा था। एक लहसुन, लहसुन, प्याज, प्याज और वेनिला, और वेनिला। ये हमारा क्या है? ऑल्फैक्टरी के रूप में या गंधक के रूप में, यानी कि सूचक, गंध सूचक के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे वेनिला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा विकल्प ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है? सबसे अच्छा स्रोत है। तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों? सार्डिन जो होता है, सार्डिन क्या होता है? ओमेगा 3 के लिए वसा का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। तो बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लिटमस का घोल डैश से निकाला जाता है। तो दोस्तों हम पहले पढ़ चुके हैं कि थैलोफाइटा समूह का जो लाइकेन होता है उससे लिटमस बनाया जाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केंचुओं के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? वर्मी कंपोजिट, सॉरी, वर्मी कंपोजिटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मी कंपोजिटिंग। यानी कि बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों खेती देख के आंसर नहीं मारना है, खेती देख के नहीं मारना है, उसे वर्मी कंपोजिटिंग कहा जाता है। तो बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर होगा। एंटीबायोटिक डैश कवक से प्राप्त किया जाता है। तो वो हमारा किसी किया जाता है दोस्तों? जो पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन से हमारा क्या प्राप्त किया जाता है? एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन एक क्या है दोस्तों? कवक है हमारा। इनमें से कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है? पादप उत्पाद नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जूट की बात करें तो ये हमारे पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही। सागौन की बात करें, सागौन हमारा क्या होता है? पौधे से प्राप्त होता है। अगर रबर की बात करें तो रबर भी हमारा क्या होता है? पौधे से प्राप्त होता है। लेकिन ये शहद हमारा क्या है? मधुमक्खी से प्राप्त होता है, जो एक जीव है और एक पक्षी, यानी कि कीट पक्षी है। तो यहाँ पे टी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है? ऊन फाइबर के लिए भेड़ को पाला जाता है दोस्तों। किसी पाला जाता है? भेड़ को पाला जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों भेड़ हमारा नहीं दिया गया है, यहाँ पे अल्पाका दिया गया है। क्या दिया गया है? अल्पाका दिया गया है। अल्पाका दिया गया है, जो दोस्तों एक ऊंट की भांति दिखने वाला होता है। ऊंट की भांति दिखने वाला होता है। वो क्या करता है? ऊन और फाइबर के लिए उसे पाला जाता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है? खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। तो खाद्य फाइबर हमारा दोस्तों किसमें प्रचुर मात्रा में होता है? तो वो हमारा क्या होता है? सेब में होता है। क्या होता है? सेब में होता है। तो सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सामान्यतः किस पेड़ की टहनी का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है? तो वो हमारा क्या है दोस्तों? नीम का होता है। तो बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घ्राण सूचक है? ऑल्फैक्टरी सूचक है। तो हमने क्या देखा दोस्तों? घ्राण सूचक यानी गंध से, गंध सूचक हमारा क्या है? वनीला, प्याज और लहसुन होता है। तो यहाँ पे वनीला यानी कि सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सभी के सभी क्या दोस्तों? हमारा अम्ल क्षार का क्या सूचक है? अगर पत्ता गोभी की बात करें तो ये भी अम्ल क्षार का सूचक है। फिर गोली की बात करें तो ये भी अम्ल क्षार का सूचक है। और लिटमस पेपर भी क्या है? अम्ल क्षार का सूचक है। ये दोस्तों इट इज एसिड बेस में हम केमिस्ट्री में पहले पढ़ चुके हैं पहले। निम्नलिखित में से कौन सा कुनेन का एक स्रोत है? तो कुनेन का स्रोत हमारा क्या है दोस्तों? सिनकोना का पौधा है। क्या है? सिनकोना का पौधा है। तो ए नंबर का इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा जानवर सामान्यतः छोटी गाड़ी खींचता है? तो छोटी गाड़ी खींचने के लिए हमारा कौन जिम्मेवार होता है?
छोटी गाड़ी अगर खींचने की बात करें दोस्तों, तो हमारा वो कौन होता है? घोड़ा होता है। गाय तो दोस्तों खींचता ही नहीं है। गधा की बात करें तो गधा भी गाड़ी को नहीं खींचता है, ऊंट भी गाड़ी को नहीं खींचता है। तो छोटा गाड़ी खींचने का काम कौन करता है? घोड़ा करता है, जिसे हम टांगा कहते हैं। स्मृति में सुधार के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? स्मृति मतलब क्या होता है दोस्तों? याददाश्त। स्मृति मतलब क्या होता है? याददाश्त। तो याददाश्त किसी का अगर ज्यादा कमजोर है, तो उसे दोस्तों ब्राह्मी का एक पौधा होता है, उसका सेवन करना चाहिए, जो बहुत अच्छा आयुर्वेदी होता है। क्या होता है? बहुत अच्छा आयुर्वेदी होता है। तो यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चावल के खेतों में मिट्टी की उर्वरता को डैश द्वारा बेहतर किया जा सकता है? बेहतर किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, अगर 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 खेती किसी खेत का उर्वरकता क्या होता है, अगर खत्म हो चुका है, उर्वरकता अगर खत्म हो चुका है, तो उसके लिए दोस्तों जो नीले हरे सवाल होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो क्या होता है? बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, जो खेती की उर्वरता को बेहतर बनाने में मदद करता है। पौधे के किस भाग में हमें कॉफी मिलता है? तो कॉफी हमारा किससे मिलता है दोस्तों? जैसे कि चाय से, हम चाय के बारे में क्या जानते हैं? चाय से हमें, चाय जो हमारा होता है, चाय की पत्ती का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो कॉफी हम पीते हैं, तो कॉफी का जो फल होता है, वो फल का इस्तेमाल करते हैं। उसी फल को ग्राइंड करके या पीस करके क्या किया जाता है? कॉफी बनाया जाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चाय की बात करें तो हम क्या करते हैं? पत्ती पीते हैं चाय का। निम्नलिखित में से किन पौधों में रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? उपचार किया जा सकता है। तो देखिए, अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है या लो होता है, किसी का ब्लड प्रेशर, तो जो जामुन होता है दोस्तों, वो भी थोड़ा बहुत डायबिटीज के लिए होता है। लेकिन सर्वगंधा जो होता है, वो अत्यधिक मात्रा में उपयोगी होता है। क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में उपयोगी होता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनुवांशिकी इंजीनियरिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी, तो इससे भी संबंधित हम दोस्तों, जो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि कौन सा क्रांति किससे संबंधित था। जेनेटिक इंजीनियर शामिल है। तो देखिए दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियर शामिल का मतलब क्या है? जो जीन यानी कि जो, अगर जेनेटिक इंजीनियर की शामिल की बात करें दोस्तों, तो वो क्या है? जीन क्रांति है। क्या है? जीन क्रांति है, जिसमें क्या था? बट यानी कि जेनेटिक इंजीनियर शामिल है। जैसे जेनेटिक का मतलब क्या था दोस्तों? जीन। जीन जीन क्या होता है? जीन जैसे कि दोस्तों हम पहले पढ़ चुके हैं, जो क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र होता है। क्या होता है? गुणसूत्र होता है। और गुणसूत्र का जो छोटे खंड होता है, वो क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। तो जीन हमारा किससे संबंधित है? जेनेटिक से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है, जेनेटिक इंजीनियर जीन क्रांति से संबंधित है। तो डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी है? यानी कि दोस्तों, जो कानूनी तरीके से खेती जो हम कर सकते हैं, वो हमारा क्या है? कपास है। क्या है? कपास है, जेनेटिकली। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बीटी कपास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बैंगन का एक आनुवांशिक संशोधित प्रारूप विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? कीट प्रतिरोधी बनाना। क्या था? कीट प्रतिरोधी बनाना, जिससे क्या हो, ज्यादा बैंगन में कीट ना लगे। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य है, बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य क्या है? तो बायोटेक्नोलॉजी की बात करें दोस्तों, तो बैक्टीरिया की तकनीकी उद्यान अध्ययन है? बिल्कुल नहीं। शरीर में रसायनों का अध्ययन है? बिल्कुल नहीं। मानव शरीर रचना विज्ञान क्षेत्रीय तकनीक इन्फ्यूजन? बिल्कुल नहीं। यानी कि औद्योगिक प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है? औद्योगिक औद्योगिक प्रक्रियाओं के सजीवों का उपयोग। तो डी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो हम देखिए, तो हम क्या जानते हैं, वो हम उसे क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर, यानी कि एक उत्तक को काट के हम नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। तो टिश्यू में क्या होता है? उत्तक। तो यहाँ टिश्यू कल्चर ए नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीकों का प्रयोग करता है। तो देखिए दोस्तों, अगर फोरेंसिक विभाग की बात करें, तो वो क्या करता है? तो वो क्या करता है दोस्तों? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का डीएनए चेक करता है। किसका? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस का नाम है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो डीएनए को सबसे पहले अलग करने वाले कौन थे? फ्रेडरिक थे। कौन थे? फ्रेडरिक थे। और डबल हेलिक्स मॉडल देने वाले कौन थे? वाटसन और क्रिक थे। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
यानी कि फ्रेडरिक मिसेक्चर जो थे वो सबसे पहले डीएनए को अलग किए थे। 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर देश में विकसित किया गया था। यानी कि कौन से देश में विकसित किया गया था? अगर पहला मानव लीवर की पहला अगर बात करें दोस्तों, तो वो कहाँ पे? जापान पे किया गया था। कहाँ पे? जापान में विकसित किया गया था। CRISPR का क्या अभिप्राय है? यानी कि दोस्तों इसका फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्लस्टर्ड रेगुलरली 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 इंटरस्पेस्ड शॉर्ट शॉर्ट पैलिड्रो रिपीट्स। क्या होता है? रिपीट्स। तो यहाँ पे दोस्तों कैटेगरी बिल्कुल नहीं, कैटेगरी बिल्कुल नहीं, क्लस्टर्ड यानी कि सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग किसकी से संबंधित है? तो डीएनए अंगुलियों मुद्रण का बिल्कुल नहीं, डीएनए स्पंदन का बिल्कुल नहीं, यानी कि प्रौद्योगिकी की बात है दोस्तों, तो डीएनए प्रौद्योगिकी यानी कि इंजीनियरिंग सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों बैंगन का ट्रांसजेनिक होता है, टमाटर का भी होता है, मक्का का भी होता है, लेकिन पालक का नहीं होता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाएं, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से इनमें से अलग कौन सा है? इनमें से अलग कौन सा है? वो हमारा क्या है दोस्तों? भिंडी हमारा क्या है? अलग है। क्या है? अलग है। तो डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो लालजी सिंह को जाना जाता है। किसे? लालजी सिंह को। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा, और हेल्पफुल हो रहा है दोस्तों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।